ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले एटम्स एंड एटॉमिक मास और उसके बाद मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट का बेसिक आइडिया देखेंगे। फिर हम लोग उस पर आज कुछ टाइम बचेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज एटम्स देखते हैं। तो हमने पिछले क्लास में एलिमेंट देखा था। एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस होता है। तो जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम लोग एटम बोलते हैं। और ऐसा सपोज किया जाता था, वैसे आजकल कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें, ऐसा सपोज किया जाता था कि जो एटम होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस। और आजकल ऐसा जो एटम है केमिकल रिएक्शन में तो यही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एटम में भी दो पार्ट होता है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक होता है आउटर न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो है ऑर्बिट वगैरह जिसे बोलते हैं। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कंप्लीट एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो एटम का इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्ड में, केमिकल रिएक्शन में। तो जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, ये अनस्टेबल होता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में हमारे आते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बोलें तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन ये फ्री स्टेट में अकेला एक एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या हाइड्रोजन का किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड रहेगा, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जो एटम है ये स्फेरिकल शेप में होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम हम लोग बता सकते हैं 4/3 πr³। तो मैं एक बार बताता हूँ। तो वही थ्योरी हमने लिख दिया। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो बॉन्ड बनाएगा केमिकल रिएक्शन में, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही बॉन्ड बनाएगा। अब एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये अनस्टेबल होते हैं और ये रिएक्टिव होता है, इसीलिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें आप लिख सकते हो एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, जिसे हम लोग नोबल गैस या नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसमें आते हैं हमारे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। ठीक है, एटम्स जो है स्फेरिकल इन शेप होता है, इसीलिए अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें एटम के, वॉल्यूम ऑफ एटम, स्फेयर होता है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये जो r है ये रेडियस ऑफ एटम होता है, और जो रेडियस होता है मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस होता है। और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला ये हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये जो r है रेडियस ऑफ एटम है। ठीक है, और इसी पे जो है एटम का साइज डिपेंड करता है। अगर r की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम या साइज ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। और r का जो यूनिट होता है, r रेडियस है मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वाला यूनिट हम लोग इसे बोल सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, या जनरली जो r होता है एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे छोटे यूनिट एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th में एक चैप्टर ही है, उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा तो चैप्टर पढ़ने में हमें आसानी होगी।
देखो हमने पहले भी बोला एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरा जो है इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये जो है हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पार्ट, और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या सेल बोल सकते हैं। इसे ही हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही एनर्जी लेवल होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज़्यादा एनर्जी लेवल भी हो सकता है। ये न्यूक्लियस है। और जो एटम है ये हमारा न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर इस पर कोई चार्ज आ जाएगा तो इसे आयन बोलेंगे, वो हम लोग थोड़ी देर में अभी डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा। एटम जो है न्यूट्रल होता है, और एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है ये चार्जलेस होता है। जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा एटम है ये न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, क्योंकि हमारा एटम न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन एनी एटम। एटम में, आयन की बात नहीं कर रहे हैं, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल्स होते हैं। किसी भी एटम की बात करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, क्योंकि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस ये है, यहाँ पे होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन। जितने ऑर्बिट हैं सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो न्यूट्रॉन है इस पर चार्ज नहीं होता है लेकिन मास होता है। ये सारे जो है न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एटम है। अब देखो जो हम लोग एटम का सिंबल लिखते हैं, एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई एटम एक्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। अब एटॉमिक नंबर मास नंबर बताता हूँ हमें। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ZA। जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर होगा, या देखोगे बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है। तो देखो हमेशा जो Z है इसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये नीचे लिखते हैं, ये मास नंबर है इसे ऊपर लिखते हैं। तो Z रहा हमारा एटॉमिक नंबर, और जो A है ये है मास नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जैसे हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 प्रोटॉन्स है। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। एटम के लिए बात कर रहे हैं, आयंस के लिए नहीं, आयंस में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो ए है वो है मास नंबर। मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, मास नंबर को ए से। ये मास नंबर है। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से बताते हैं, हमने कार्बन 612 लिखा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और मास नंबर जो है 12 है। इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, तो प्रोटॉन हमारे पास 6 है तो 6 प्लस न्यूट्रॉन 12 आ गया, तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6। और न्यूट्रॉन निकालने का एक तरीका और है, देखो जो मास नंबर है ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास नंबर ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो फॉर्मूला आप याद रखना, सारा कुछ निकल जाएगा। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है एटम का ये इक्वल होगा और एटॉमिक नंबर के,
और जो न्यूट्रॉन होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखो मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। 8 16 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, मास नंबर 16 हो गया। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल। न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 8। तो इस तरह से आप लोग कोई क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एटम कोई इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है, जैसे सोडियम है, सोडियम 1123, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। इसका मतलब प्रोटॉन इसमें 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है और न्यूट्रॉन जो है 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 12 है। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हमें Na+ दे दिया कोई, Na+, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्लस चार्ज है तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई Mg++ लिखा, या इसे इस फॉर्म में भी लिखेगा Mg2+, या और है, या Mg2+ या Mg+2, इसका मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 1+ तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर माइनस है, जैसे Cl- है, इसका मतलब है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे O2- है, इसका मतलब है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N3- है, इसका मतलब है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और जो ये प्लस और माइनस है, अब इसे एटम नहीं बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो जो ये आयन है, ये दो तरह के हो गए हमारे पास। एक को बोलेंगे केटायन और दूसरे को बोलेंगे एनायन। केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे निगेटिव चार्ज होता है। और एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव। ये बनेगा पॉजिटिव कब आएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। और ये आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे कि अभी हमने Na+ लिया, तो Na का हमें पता है 1123, मतलब Z हो गया 11, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 होगा, इलेक्ट्रॉन 11 होगा और न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 12 होगा। ये सोडियम के लिए हुआ, इसके लिए हुआ। लेकिन Na+ में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमने क्या बोला? Na में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो एक कम हो जाएगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन होगा Na+ में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होगा। जैसे अब Cl- की बात कर रहे हैं, क्लोरीन होता है 1735 मान लो। तो एटॉमिक यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर दैट इज Z की वैल्यू 17 है, मास नंबर 35 है। तो Z 17 का मतलब है इसके पास प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। न्यूट्रॉन है 35 माइनस 17 दैट इज 18। ठीक है, अब इस अगर कोई Cl- बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? माइनस है तो एक गेन किया, पहले कितने थे? 17 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया, कितना हो गया? 18। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है चार्ज आने से, न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमने आयन की बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एटॉमिक मास की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है एक्चुअली में होता है मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास होगा उसे ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आता है आइसोटोप। आइसोटोप आपने थोड़ा सा 11th में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट है तो उसके एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब एटॉमिक मास सेम है तो प्रोटॉन सेम होगा। मास नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होता है और मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। इसीलिए जैसे हमारा कोई एक आइसोटोप ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक 35 एटॉमिक मास।
इसका एक होता है 17 और दूसरा 37, दोनों एग्जिस्ट करते हैं 35 एंड 37। मतलब इसमें प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और न्यूट्रॉन जो है 35 - 17 18 है। इसमें भी प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 और न्यूट्रॉन जो है 37 - 17 20। तो न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट है, तो मास भी डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट तो दोनों सेम है, क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, एलिमेंट सेम है लेकिन इसके मास अलग अलग हैं। इसीलिए जो हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, बुक में पढ़ते हैं, याद रखते हैं, एटॉमिक मास निकालने का कोई तरीका नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, थ्योरेटिकली कोई तरीका नहीं है इसका, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। या तो हम लोग याद रखते हैं, वैसे जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें गिवन होते हैं, कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एटॉमिक मास गिवन होते हैं, लेकिन अप टू 30 तक हमें याद रखना चाहिए, अप टू 30 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास याद रखने चाहिए। तो जो क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर है, मास इसके 2 आ गया। इसीलिए जब भी हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एक एटम की बात करते हैं, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास, एवीजी एवरेज लिख रहा हूँ मैं, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो जब भी एटॉमिक मास बोलें, कहीं पे एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। और इसका रीज़न यही है आइसोटोप, क्योंकि एक ही एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट है, इसके 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का मास डिफरेंट है, तो दोनों का जो नेचर में एवरेज होगा वही इसका जो है एटॉमिक मास होगा या एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो इसे हम लोग जो डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों बोलें, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिलेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एटॉमिक मास हम लोग रिलेट करते हैं वो कार्बन 12 आइसोटोप से रिलेट करते हैं। कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसका मास एग्जैक्टली 12 होता है। ठीक है, कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसका मास 12 ग्राम होता है, तो 12 का 1/12 कर दो तो 1 हो जाएगा। कार्बन 12 का 12वें हिस्से 1 हो गया, उससे कोई भी एटम जितना टाइम्स ज़्यादा हैवी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो जो भी एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट में, वही एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, जिसे हम लोग 12 AMU लेते हैं। और AMU होता है एटॉमिक मास का यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसे U भी लिखते हैं यूनिफाइड मास। तो इसे मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मैं पहले लिख ही देता हूँ इसे। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया एवरेज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्यों लिए, क्योंकि हम लोग रेफरेंस में कार्बन 12 लेते हैं, कार्बन 12 से रिलेट करते हैं, इसीलिए रिलेटिव बोल रहे हैं। ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12U। पहले मैं रिलेटिव की बात समझा देता हूँ, फिर हम लोग एटॉमिक मास पे आएंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन 12 का एक एटम का मास होता है 12U, कार्बन 12 के एक एटम का मास 12U, तो इसका 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 × 12U = 1U। 1U से कोई भी एटम जितना टाइम से हैवी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं जैसा कि हमने ऊपर बताया है, एक 35 एक 37। तो 35 जो है ये 75% नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये 25% नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे परसेंटेज 35 का 75 है और 37 का 25 है। तो जो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो जो उसका एटॉमिक मास है उसको 75 से कर दिए, और जो दूसरे का एटॉमिक मास है उसका एबंडेंसी जो 25% होता है, और टोटल 75 + 25 100 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 35.5U आएगा, यही इसका एटॉमिक मास होगा।
और ये डाटा, ये जो बोलोगे 35 कहाँ से आया, 37 कहाँ से आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, इसे निकालने का तरीका नहीं है, एवरेज निकालने का तरीका है। और ये क्वेश्चन जो है 35.5 जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, और एक बार बोर्ड में भी आए हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरीन 35 वाला, तो इसे ध्यान से देख लेना। इसी तरह हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का भी निकालेंगे, तो जब 11th में पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास, मतलब एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम, और जो मास ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। अब जो ये AMU है, ये यूनिट है एटॉमिक मास, या U है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ये हम लोग AMU लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या U लिखते हैं, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। पुराने ज़माने में इसे डाल्टन भी लिखते थे, DA, लेकिन अब या तो U लिखते हैं, सबसे आसान U ही होता है, स्मॉल u छोटा सा लिखने में होता है, या AMU लिख सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। ये क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, ठीक है। अब AMU को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, AMU अभी हमने बताया कार्बन 12 का जो मास होगा, इसका 1/12 जो होगा वही होगा 1 AMU, तो इसे लिख सकते हैं 1/12 of the actual mass of the actual mass of an atom of कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन का जो 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, उसमें से कार्बन 12 का जो मास है ये एग्जैक्टली 12 होता है, तो उसके मास का एक एटम, कार्बन का एक एटम का मास 12 है, तो उसका 1/12 क्या होगा, 1 AMU, इसे ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। कार्बन 12 आइसोटोप इज नॉन एज 1 AMU, इसे ही हम लोग बोलेंगे इज नॉन एज 1 AMU या 1U, इससे ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब एक कन्वर्जन आप देख लो यहीं पे, जो हमारा एक AMU होता है, इसे अगर हम लोग ग्राम में चेंज करें तो 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, और केजी में करोगे तो -27 kg होगा। तो समझ लो एक एटम का मास कितना कम होता है, 10 का पावर -24 ग्राम है। तो ये कन्वर्जन याद रखना, कभी कभी काम आते हैं हमें न्यूमेरिकल के लिए। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चे अब हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया है, ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे कि H2O है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल होगा। जैसे एटम न्यूट्रल होता है उसी तरह मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। अगर एटम पे चार्ज आता है तो उसे आयन बोलते हैं, उसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल पे भी चार्ज आ गया है तो उसे आयन बोलेंगे, ठीक है। तो जब तक चार्ज, अगर किसी पे भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कहीं पे भी चार्ज दिखे पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसे आयन बोलेंगे। तो अगर चार्ज नहीं है एटम पे तो वो एटम है, और अगर एक से ज़्यादा एटम का ग्रुप है तो मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, और सारे एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े होंगे, आइदर कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, किसी भी बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए H2 है, इसमें 2 एटम है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। O2 है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हम लोग केमिकल बॉन्ड में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़े हुए, तीनों एटम जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से दोनों ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम होगा जो आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ेगा, उससे बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूल, और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग देखते हैं, मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो वो उसका मॉलिक्यूलर
मास हो जाएगा। तो हमने मॉलिक्यूलर मास डिफाइन किया है सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, हमने एक मॉलिक्यूल लिया CO2, इसमें 2 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो जितने एटम्स हैं सबके मास को ऐड कर दो, तो कौन सा मास? एवरेज एटॉमिक मास। कार्बन का एवरेज एटम, इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? 12U प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16U। ऑक्सीजन है कितना? 2, तो 2 × 16U। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, तो 12U प्लस 2 × 16 32U इक्वल्स टू 44U। CO2 का एवरेज एटॉमिक मास आ गया। 11th का NCERT देखोगे तो उसमें भी पूछा गया है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U प्लस सल्फर 1 ही है, कितना होता है? 32U। 32 2 छूट गया, 32U प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 × 1 ऑक्सीजन का 16U। अब सबको ऐड करो, 2U प्लस 32U प्लस 60, 32 का फिर से 2 छूट गया, 32U प्लस 64U। अब ऐड करो, कितना हो गया? 4 2 6 2 8 6 3 9 98U। जो ये U लिख रहे हैं हम लोग, ये सारे U जो है इसका यूनिट है। ठीक है, ये जो U है ये सारा यूनिट है। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों का यूनिट सेम होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम लोग एटॉमिक मास बोल रहे हैं, कहीं कहीं एटॉमिक वेट भी लिखा रहेगा। मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा रहेगा। ये एक ही चीज़ है, एटॉमिक मास बोले या एटॉमिक वेट बोले, मॉलिक्यूलर मास बोले या मॉलिक्यूलर वेट बोले, केमिस्ट्री में हम लोग सेम लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, अभी हमने एटॉमिक मास देखा। एटॉमिक मास जो है एक एटम का मास होता है, और एटॉमिक मास जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जनरली एवरेज एटॉमिक मास के लिए डिफ़ाइन करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, मतलब क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उसके बहुत सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो हमने इसे डिफ़ाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट मच क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आया था? 12U आया था। अगर हम लोग लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, 12 रहेगा, लेकिन U के बदले क्या आ जाएगा? ग्राम। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम रहेगा, यूनिट डिफरेंट रहेगा। ये U रहेगा, ये ग्राम रहेगा, ये AMU रहेगा, ये ग्राम रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक एटम का मास है और ये 1 ग्राम एटम का मास है, ये तो क्लियर हो गया आपका। जो एटॉमिक मास है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही ग्राम एटॉमिक मास होगा, यूनिट अलग होगा। यूनिट हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास का ग्राम, एटॉमिक मास का AMU। ये क्यों होता है? क्योंकि ये 1 ग्राम एटम का मास होता है। देखो ध्यान समझना आप एक बार, 1 एटम कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितने आ जाएंगे? 12U। यही होगा ना, एटॉमिक मास क्या होता है? 1 एटम का मास। मतलब अगर इसे चेंज करोगे तो ग्राम में 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा, यही आ जाएगा। 1 एटम का मास इतना है। और तो अब देखो, अगर ग्राम एटॉमिक मास 1 एटम का मास होता तो ये भी इतना ग्राम आता है। ये इतना क्यों है? मतलब इसमें ज़्यादा एटम है। तो कितना एटम है ग्राम एटॉमिक मास में, वो अगर हम लोग निकालें, नंबर ऑफ एटम्स निकालें, तो जो हमारे पास मास दिया है 12 ग्राम, इसको 1 एटम के मास से डिवाइड कर देंगे 1.66 × 10⁻⁻24 से। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। इसे ही हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर।
इसे ही बोलते हैं, एवोगैड्रो नेम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, तो मतलब जो हमारा एटॉमिक मास था ये एक एटम का मास था, और जो ग्राम एटॉमिक मास है ये इतने एटम का मास है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम एटम। एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 एटम और ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम। लिख देता हूँ, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास यह है मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास है, और जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास मास ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे जो ये ग्राम एटम है इसे ही हम लोग मोल बोलेंगे, ग्राम एटम को ही मोल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो ये है ग्राम एटॉमिक मास। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन एटम है, ठीक है, और 12 ग्राम एटम कार्बन है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ जाते हैं। 12 ग्राम एटम कार्बन है, बोथ आर डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। इसका मतलब है कार्बन 12 ग्राम है, इसका मतलब है 12 ग्राम एटम कार्बन। 12 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 ग्राम एटम का मतलब इतने पार्टिकल है, तो कितने, बहुत ज़्यादा पार्टिकल का मास है। ये मास है 12 ग्राम, ये इसका मास है जो कार्बन है, इसका मतलब है कार्बन जो है हमारे पास 12 ग्राम है। और 12 ग्राम एटम कार्बन का मतलब हमारे पास जो कार्बन है 12 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है। दोनों में डिफरेंस है। ग्राम एटम का मतलब है 1 ग्राम एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर, और 12 ग्राम कार्बन, अगर ग्राम के जस्ट बाद एटम आ जाए तो वो इतना पार्टिकल होता है। सिमिलरली ग्राम के बाद मॉलिक्यूल आ जाएगा तो ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे उसे। तो इसी तरह हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखो जैसे ग्राम एटॉमिक मास में हमने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज that much quantity of element whose mass in gram is numerically equal to atomic mass। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी बोलेंगे it is defined as that much quantity of the element whose mass in gram is numerically equal to its molecular mass। तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरली इसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया सेम, इट इज डिफाइंड एज दैट मच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था CO2 का, ये हमारे पास आया था 44U। अब अगर इसे ही हमें बोलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ये आ जाएगा हमारे पास 44 ग्राम। सेम जैसे एटॉमिक मास में बोले तो ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर शॉर्ट में GMM लिखें या ग्राम एटॉमिक मास GAM लिखें, इसे हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। अब यहीं से हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग अब देखेंगे मोल कंसेप्ट।